गांव छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दुख बहुत बड़े थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक मिट्टी के घर में किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। घर छोटा था, पर उस घर में मेहनत, प्यार और त्याग बहुत बड़ा था। मोहन, उठ बेटा, सूरज निकलने वाला है। खेत तक पहुंचने में देर हो जाएगी। जी बाबूजी, अभी उठा। पहले थोड़ा पानी पी लो दोनों, खाली पेट मत निकलो। अभी नहीं गौरी, खेत की मिट्टी कल से सूखी पड़ी है। देर हुई तो हल नहीं चलेगा। बाबूजी, आज मैं भी आपके साथ खेत चलूं क्या? तू रोज यही पूछता है। क्योंकि मैं देखता हूं आप अकेले बहुत थक जाते हो। रामू हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों की थकान छिप नहीं सकी। गरीबी इंसान के शरीर से पहले उसकी मुस्कान को कमजोर करती है। अरे पगले, अभी तेरी उम्र खेलने की है। हमारे घर में खेल से ज्यादा काम जरूरी है ना बाबूजी? ऐसी बातें मत किया कर बेटा। मैं गलत तो नहीं कह रहा अम्मा? गलत नहीं, लेकिन ये सोचने की उम्र नहीं है तेरी। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वही सवाल था जो हर गरीब बच्चे की आंखों में जल्दी आ जाता है। गांव से खेत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ रास्ते को लंबा बना देता है। रामू चलते चलते आसमान की ओर देखता, मानो बारिश नहीं, उम्मीद ढूंढ रहा हो। अरे रामू, आज फिर सबसे पहले आ गए। क्या करे भाई, देर करूं तो काम सिर पर चढ़ जाता है। इस बार भी बारिश कम हुई तो मुश्किल बढ़ जाएगी। मुश्किल तो जैसे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। और ऊपर से साहूकार का कर्ज अलग। साहूकार शब्द सुनते ही रामू का चेहरा थोड़ा उतर गया। गांव का साहूकार धनराज गरीबों को मदद कम और कर्ज ज्यादा देता था। बस यही डर लगा रहता है, कहीं खेत भी हाथ से न चला जाए। तुम चिंता बहुत करते हो। जिस आदमी के घर में कमाने वाला सिर्फ एक हो, उसे चिंता करनी ही पड़ती है। मोहन बड़ा समझदार है, कल मिला था मुझे। हाँ, जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है। ये अच्छी बात है। नहीं भाई, बच्चे जब जल्दी समझदार बनते हैं ना, तो समझ लो उन्होंने बचपन ठीक से जिया ही नहीं। गोपाल कुछ पल चुप रहा, क्योंकि रामू सच कह रहा था। गरीबी बच्चों से खिलौने नहीं, उनका बचपन छीनती है। घर में सन्नाटा था। गौरी पास की औरतों के साथ कुएं पर गई थी और मोहन अकेला घर संभाल रहा था। अगर शाम तक और लकड़ियां नहीं मिली तो चूल्हा जल्दी बुझ जाएगा। वो आटे का डिब्बा खोलता है, अंदर बहुत थोड़ा आटा बचा है। बस इतना ही बचा है। मोहन कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से डिब्बा बंद कर दिया, जैसे सच छिपाने की कोशिश कर रहा हो। मोहन बेटा, घर पर अकेले हो? हाँ काकी, आइए। नहीं बेटा, बस ये दाल देने आई थी। नहीं काकी, रहने दीजिए। क्यों? बाबूजी को अच्छा नहीं लगेगा। अरे उधार समझ लेना। मोहन ने दाल का कटोरा हाथ में लिया, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुक गईं। उसे दाल लेने में शर्म नहीं थी। दर्द इस बात का था कि उसके घर की हालत दूसरों को दिखने लगी थी। बेटा, दुख छिपाने से कम नहीं होता। मैं दुख नहीं छिपाता काकी, बस बाबूजी को और परेशान नहीं करना चाहता। तू बहुत छोटा है इतना सब सोचने के लिए। अगर मैं नहीं सोचूंगा तो बाबूजी अकेले कैसे संभालेंगे? सीता काकी की आंखें भर आईं, क्योंकि मोहन की बातों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ अपने पिता के लिए चिंता थी। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद रामू की चाल भारी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने घर के बाहर खड़े मोहन को देखा, उसकी थकान थोड़ी हल्की हो गई। आ गए बाबूजी? बैठिए, पानी लाता हूँ। आज सच में शरीर टूट गया। आप थोड़ा आराम भी कर लिया करो। किसान आराम करने लगे ना बेटा, तो खेत नाराज हो जाते हैं। लेकिन शरीर भी तो इंसान का है, पत्थर का नहीं। रामू ने पहली बार गौर से मोहन की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ उसका बेटा अब बच्चा कम और सहारा ज्यादा बनता जा रहा था। आज सीता काकी दाल देकर गई थी। तूने ली? पहले मना किया था, लेकिन सोचा रात को आप भूखे मत सो जाना।
रामू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से मोहन के सिर पर हाथ रखा। तू मेरा बेटा नहीं, मेरी हिम्मत है। और आप मेरी दुनिया हो बाबूजी। रात धीरे धीरे पूरे गांव पर उतर चुकी थी। बाहर हवा चल रही थी और अंदर छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। लेकिन उस रात सिर्फ हवा ही बेचैन नहीं थी। बाबूजी, आज एक अजनबी आया था। अजनबी? हाँ, उसके कपड़े हमारे गांव जैसे नहीं थे। उसने कुछ कहा? बस घर को देखता रहा, फिर बोला कल फिर आऊंगा। रामू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। गरीब आदमी के दरवाजे पर आने वाला हर अजनबी अक्सर अच्छी खबर लेकर नहीं आता। और जाते जाते वो दरवाजे के पास कुछ दबा कर रख गया। क्या रखा? मैंने नहीं देखा, सोचा पहले आपको बता दूं। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी। रामू ने धीरे से दिया उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मोहन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बाबूजी, यही जगह है। धीरे हटाओ मिट्टी। मोहन ने कांपते हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही पल बाद उसे कपड़े में लिपटी एक छोटी चीज महसूस हुई। बाबूजी, यहाँ कुछ है। निकालो। मोहन कपड़ा खोलता है। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज और पीतल का छोटा टोकन पड़ा है। इसमें कुछ लिखा है। क्या? पुराना हिसाब मत मानना और चौकी पर अकेले मत जाना। रामू और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को नहीं पता था कि यह छोटा सा कागज अब उन्हें ऐसी सच्चाई तक ले जाने वाला था जो पूरे गांव की नींव हिला देगी। उस रात रामू के छोटे से घर में नींद नहीं आई। एक छोटा सा कागज, कुछ अजीब शब्द और चौकी का निशान बना, वह पीतल का टोकन, यह सब किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि अगले दिन रामू का सामना उस आदमी से होने वाला था जो पूरे गांव की मजबूरी पर राज करता था। कागज पढ़ने के बाद घर का माहौल बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जहां थकान थी, अब वहां बेचैनी थी। रामू बार बार उस कागज को देख रहा था, मानो उसके शब्दों के पीछे छिपा सच समझना चाहता हो। बाबूजी, आपको क्या लगता है ये किसने रखा होगा? पता नहीं बेटा, लेकिन जिसने भी रखा है वो हमें किसी मुसीबत से सावधान करना चाहता है। और अगर ये जाल हुआ तो? हो सकता है, लेकिन बिना वजह कोई रात में गरीब के घर नहीं आता। मोहन की नजर उस पीतल के टोकन पर गई। उस पर चौकी का निशान बना था, यानी बात सिर्फ कर्ज की नहीं थी, कुछ और भी था जो अब भी छिपा हुआ था। बाबूजी, इसमें लिखा है पुराना हिसाब मत मानना। क्या साहूकार के हिसाब में कुछ गड़बड़ है? मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं बेटा। जो बही में लिखा जाता है वही सच मानना पड़ता है। लेकिन अगर वही झूठ हुआ तो? रामू चुप हो गया, क्योंकि यह सवाल उसने खुद से कभी पूछा ही नहीं था। गरीब आदमी अक्सर हिसाब नहीं देखता, वह सिर्फ डर देखता है। तुम दोनों अब सो भी जाओ, सुबह देखी जाएगी। नींद कहाँ आएगी गौरी? दिल कह रहा है कोई बड़ी बात छिपी हुई है। भगवान सब ठीक करेगा। भगवान तभी मदद करता है जब इंसान खुद आंखें खोलकर खड़ा रहे। उस रात बाहर हवा चलती रही और अंदर तीनों की आंखों से नींद गायब रही। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रामू के दरवाजे पर किसी ने जोर से आवाज लगाई। अरे रामू, बाहर निकल। इतनी सुबह कौन आया है? देखता हूँ। सेठ धनराज ने हवेली बुलाया है। किस लिए? ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहा है अभी बुलाओ। रामू का दिल अचानक धड़क उठा। उसे रात वाला कागज याद आ गया। चौकी पर अकेले मत जाना, क्या यह उसी बात की शुरुआत थी? बाबूजी, मैं भी चलूंगा। नहीं, तू घर पर रह। कल रात आपने ही कहा था कि अब अकेले नहीं जाएंगे। रामू कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, साथ चल। सावधान रहना दोनों। अम्मा, चिंता मत करो। लेकिन उसके चेहरे पर भी दर्द साफ दिख रहा था। गांव के छोटे घरों के बीच साहूकार धनराज की हवेली
किसी राजा के घर जैसी लगती थी। ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन और अंदर बैठे डर। गांव का हर गरीब आदमी यहाँ आते समय कांपता था। आ गए रामू? जी सेठ जी। बैठो। मैं भी यहीं बैठूं? तू भी सुन ले, वैसे भी अब बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। साहूकार की मुस्कान मीठी थी, लेकिन आंखें ठंडी थीं। मोहन को पहली नजर में ही कुछ अजीब लगा। रामू, पुराना हिसाब बहुत बढ़ गया है। मैं मेहनत कर रहा हूँ सेठ जी, थोड़ा समय और मिल जाए। समय? 5 साल से यही सुन रहा हूं। लेकिन मैंने कई बार अनाज और पैसे दिए भी तो हैं। दिए थे, मगर ब्याज बढ़ता रहा। ये देख, यहां सब लिखा है। इतना कर्ज कैसे हो गया? हिसाब कभी झूठ नहीं बोलता। मोहन चुपचाप बही को देख रहा था। कुछ जगह स्याही नई लग रही थी, कुछ जगह पुरानी। उसे रात वाला कागज फिर याद आया। सेठ जी, ये रकम काटकर दोबारा लिखी गई है क्या? तुझे हिसाब समझ आता है? थोड़ा बहुत। इतना थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है लड़के। साहूकार ने बात हंसकर कही, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट चमक गई। मोहन ने वह देख लिया। धीरे धीरे बात सिर्फ कर्ज की नहीं रह गई, अब मामला जमीन तक पहुंच चुका था। और यही वह पल था जिससे रामू सबसे ज्यादा डरता था। देखो रामू, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? आधा खेत मेरे नाम गिरवी रख दो, बाकी कर्ज धीरे धीरे चुकाते रहना। आधा खेत? वरना पूरा खेत भी जा सकता है। रामू का गला सूख गया। उसके लिए खेत सिर्फ जमीन नहीं था, वह उसके पिता की आखिरी निशानी था। सेठ जी, खेत चला गया तो हम जिएंगे कैसे? कर्ज लेते समय ये सोचना चाहिए था। लेकिन गलत हिसाब दिखाकर जमीन लेना भी सही नहीं है। क्या कहा तूने? मैंने वही कहा जो दिख रहा है। मोहन, धीरे बोल। क्यों बाबूजी? अगर सच बोलना गलत नहीं तो डरना क्यों? साहूकार अब मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे कठोर होता जा रहा था। बहुत तेज हो गया है तेरा लड़का। बच्चा है सेठ जी। नहीं रामू, ये बच्चा नहीं, मुसीबत बन सकता है। यह सुनकर रामू के दिल में अजीब डर बैठ गया। उसे लगा बात अब सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं रही। रामू और मोहन चुपचाप घर लौट रहे थे। हवा में धूल थी और दोनों के मन में सवाल। तुझे वहां इतना बोलना नहीं चाहिए था। अगर हम चुप रहते तो वो हमें और दबाता। लेकिन वो आदमी खतरनाक है बेटा। मुझे उससे ज्यादा उसके हिसाब से डर लग रहा है। मोहन चलते चलते रुक जाता है। क्या हुआ? बाबूजी, एक बात आपने ध्यान दी? क्या? जब मैंने नई स्याही की बात कही तो सेठ जी घबरा गए थे। रामू सोच में पड़ गया। उसे याद आया, साहूकार बार बार बही बंद करने की कोशिश कर रहा था। क्या सच में हिसाब बदला गया था? और एक बात और। क्या? उसकी मेज के नीचे लाल कपड़े में एक कागज रखा था। तो उस पर हमारे खेत जैसा नक्शा बना था। तू सच कह रहा है? हाँ बाबूजी। हे भगवान। अब रामू समझ चुका था, साहूकार सिर्फ कर्ज वसूल नहीं करना चाहता था, वह धीरे धीरे उसका खेत अपने नाम करने की तैयारी कर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। आखिर वो रहस्यमयी आदमी कौन था जिसने पहले ही उन्हें चेतावनी दे दी थी? रामू के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिस खेत को बचाने के लिए उसने पूरी जिंदगी मिट्टी में पसीना बहाया, अब उसी खेत बाई पर किसी और की नजर थी। लेकिन असली डर सिर्फ साहूकार नहीं था। डर इस बात का था कि शायद यह खेल बहुत पहले से शुरू हो चुका था और रामू को इसकी भनक तक नहीं लगी। हवेली से लौटने के बाद घर में कोई ठीक से बोल नहीं रहा था। गौरी बार बार रामू का चेहरा देख रही थी और मोहन चुप बैठा जमीन को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की हवा भी डर गई हो। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? परेशानी छोटी होती तो छिपा लेता गौरी। मुझे लगता है सेठ बहुत पहले से हमारे खेत पर नजर लगाए बैठा है। लेकिन उसने ऐसा किया कैसे? हिसाब बदल कर। मोहन ने धीरे से वह कागज निकाला जो रात में मिला था। उसके शब्द अब पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहे थे।
पुराना हिसाब मत मानना। अब समझ आ रहा है कि ये क्यों लिखा था। लेकिन वह आदमी था कौन? पता नहीं, लेकिन अगर उसने चेतावनी न दी होती तो शायद हम कुछ समझ ही नहीं पाते। बाबूजी, मुझे लगता है हमें चौकी जाना चाहिए। बिना सबूत के? सबूत ढूंढना पड़ेगा। रामू ने पहली बार महसूस किया उसका बेटा सिर्फ समझदार नहीं था, वह हालात को पढ़ना भी सीख चुका था। अगर बात उल्टी पड़ गई तो कम से कम हम बिना लड़े हारेंगे तो नहीं। यह सुनकर रामू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से मोहन के कंधे पर हाथ रखा। तो सच में बड़ा हो गया है बेटा। गरीबी जल्दी बड़ा बना देती है बाबूजी। अगली सुबह हवेली वाली बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोग खुलकर कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन सबके मन में डर था, क्योंकि गांव का शायद ही कोई घर ऐसा था जिस पर साहूकार का कर्ज न हो। सुना है सेठ अब रामू का खेत लेने वाला है। मुझे तो पहले से शक था उसके हिसाब पर, लेकिन कोई बोलता नहीं था। डरते थे सब। उसी समय रामू और मोहन वहां पहुंच गए। लोग अचानक चुप हो गए। क्या हुआ? सब चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं भाई, बस तुम्हारी ही बात चल रही थी। सच बताओ रामू, क्या हिसाब में गड़बड़ है? रामू कुछ पल चुप रहता है। मुझे पूरा यकीन तो नहीं, लेकिन शक जरूर है। अगर तेरे साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है हमारे साथ भी हुआ हो। ये सुनते ही आसपास खड़े कई लोग एक दूसरे को देखने लगे। डर धीरे धीरे शक में बदल रहा था। अगर हम सब अपने हिसाब एक साथ देखें तो शायद सच सामने आ जाए। लेकिन सेठ को पता चल गया तो? उसे सबसे ज्यादा यही डर है कि हम सवाल पूछना शुरू कर दें। गांव वाले पहली बार मोहन को अलग नजर से देख रहे थे। वह अब सिर्फ किसान का बेटा नहीं लग रहा था, उसकी बातों में हिम्मत थी। उधर हवेली में भी बेचैनी बढ़ चुकी थी। साहूकार धनराज गुस्से में इधर उधर घूम रहा था और उसका मुनीम हरिप्रसाद डर से पसीना पोंछ रहा था। मैंने पहले ही कहा था, उस लड़के पर नजर रखो। सेठ जी, वो सिर्फ सवाल पूछ रहा था। यही सवाल सबसे खतरनाक होते हैं। अगर गांव वालों को शक हो गया ना, तो सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अब क्या करेंगे? रामू को डराओ। और अगर वो चौकी चला गया तो? तब उससे पहले हमें पहुंचना होगा। यह सुनकर मुनीम का चेहरा उतर गया, क्योंकि वह जानता था बात अब बहुत दूर जा चुकी है। सेठ जी, कहीं ये सब उल्टा पड़ गया तो? डरपोक मत बनो। गरीब आदमी अदालत नहीं जाता, वह डरकर झुक जाता है। लेकिन इस बार साहूकार एक बात भूल रहा था। रामू अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बेटा था, जो डर से ज्यादा सच पर भरोसा करता था। उस रात मोहन कुएं से पानी भरकर लौट रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कौन है? दूर एक आदमी पेड़ के पीछे छिप जाता है। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी वही आदमी अंधेरे से बाहर आया। डर मत। तुम वही हो ना जिसने हमारे घर कागज रखा था? हाँ। तुम कौन हो? आदमी ने इधर उधर देखा, मानो कोई सुन न ले। मैं पहले साहूकार के यहाँ काम करता था। तो तुम सब जानते हो? जितना जानता हूँ उतना ही डरता भी हूँ। तुमने हमें चेतावनी क्यों दी? क्योंकि तुम्हारे बाबू जैसे लोग धोखे के लायक नहीं हैं। मोहन ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था अब सच धीरे धीरे बाहर आने लगा है। क्या सच में हिसाब बदला गया है? सिर्फ तुम्हारा नहीं, गांव के कई लोगों का। क्या? साहूकार पहले छोटे कर्ज देता है, फिर ब्याज बढ़ाता है, फिर कागज बदलकर जमीन अपने नाम करवा लेता है। मोहन की मुट्ठियां भींच गईं। उसे अपने पिता का झुका हुआ चेहरा याद आ गया। ये सब रोकना होगा। सावधान रहना लड़के, धनराज बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे जाना होगा। रुको, तुम्हारा नाम तो बताओ। समय आने पर खुद जान जाओगे। वह आदमी अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन जाते जाते वह मोहन के मन में एक और तूफान छोड़ गया। क्या गरीब लड़का सेठ से लड़ पाएगा और जीत हासिल कर पाएगा? ये जानने के लिए देखिए अगला भाग, जो बहुत जल्द आने वाला है।
अगला भाग कहीं आपसे छूट न जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें।